संजना की शादी के बाद उसे ये पता चलता है कि उसकी सास सौतेली है और वो संजना के पति प्रदीप को जरा भी प्यार नहीं करती। लेकिन फिर भी संजना अपनी सास सुरेखा को खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश किया करती। सुरेखा प्रदीप के सामने तो संजना को कुछ नहीं कहती, पर प्रदीप के काम पर निकल जाने के बाद संजना को तंग किया करती। एक दिन सुरेखा संजना से कहती है, बहू एक बात बता, माना तेरा बाप कंगला था, बस 2 जोड़ी में तुझे विदा कर दिया, पर कम से कम थोड़े संस्कार तो दे देता। सास कब से बैठी है, इतना नहीं कि एक कप चाय पूछ लूं। अभी लाई माँ जी। संजना रसोई में चली जाती है और अपनी सास के लिए चाय बनाकर लाती है, जिसके बाद चाय का पहला घूंट लेते ही सुरेखा गरम चाय संजना पर गिरा देती है और उससे कहती है, इतनी गरम चाय लेकर आई है ताकि मेरी जुबान जल जाए और मैं तुझे कुछ ना कह सकूं। मैं सब जानती हूँ, समझ गई? इतना होने पर भी संजना कुछ नहीं कहती और रोते हुए वहाँ से निकल जाती है। जिसके बाद वो अपने जख्म पर दवाई लगाती है और शाम के खाने की तैयारियों में लग जाती है। शाम को प्रदीप आता है और संजना के हाथ की चोट देखकर उससे कहता है, संजना, ये तुम्हारे हाथों को क्या हुआ है? सब ठीक तो है ना? वो कुछ नहीं प्रदीप जी, वो मैं चाय बना रही थी ना, तो चाय गिर गई, इसलिए मेरा थोड़ा सा हाथ जल गया। प्रदीप को शक हो जाता है ये सब कुछ किया धरा उसकी सौतेली माँ सुरेखा का है, लेकिन वो इस बारे में कुछ नहीं कहता और संजना को बोलता है, ओहो, तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? देख के काम किया करो ना। चलो दवा लगा देता हूँ। प्रदीप दवा लाता है और संजना के जख्म पर दवा लगाने लगता है। जिसके बाद संजना मन में सोचती है, प्रदीप जी कितने अच्छे हैं, अगर इनके साथ रहने के लिए मुझे ऐसे 1000 जख्म भी सहने पड़े ना, तो मैं हंसते हंसते सब सह लूंगी। अगले दिन रोज की तरह प्रदीप काम पर निकल जाता है और संजना अपने घर के कामों में लग जाती है। तभी सुरेखा मन में सोचती है, मेरा पति तो पहले ही मर गया और मेरी जान पे सौतेला बेटा छोड़ के चला गया। चलो बेटे से तो मैं काम चला लूंगी, लेकिन इस बहू का क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता है इसका, और अब तो लगता है इसका कुछ तो करना पड़ेगा। सुरेखा अपनी बहू को आवाज लगाती है और कहती है, बहू आज न तो पूरे घर में अच्छे से पोछा लगाई हो। ठीक है माँ जी, जैसा आप बोलो। सुरेखा चुपके से सारे घर के फर्श पर तेल डाल देती है ताकि संजना फिसल कर गिर जाए, और यही होता है। बेचारी संजना जैसे ही पोछा लगाने लगती है उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है। लेकिन सुरेखा अपने कमरे का दरवाजा करके ऐसे बैठ जाती है जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। तभी शाम को प्रदीप आता है, लेकिन संजना उसे फिर से कुछ नहीं बताती। लेकिन संजना की चोट देखकर प्रदीप पूछता है, संजना, क्या हुआ तुम्हें? ये निशान कैसे आए? कुछ नहीं, मैं पोछा लगा रही थी तो मेरा पैर फिसल गया और मैं गिर गई। संजना, क्या कुछ ऐसा है क्या जो तुम मुझसे छुपा रही हो, जो तुम्हें मुझे बताना चाहिए? अगर ऐसा कुछ है तो मुझे बता दो। अरे नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। प्रदीप कहता है कि मैंने देखा है कि तुम और माँ ना साथ बैठते हो और ना ही बातें करते हो, और ये सब कुछ कहीं उन्होंने ही तो नहीं किया। अरे प्रदीप जी, आप भी कैसी बातें करते हो, एकदम बच्चों वाली। इतना कहकर संजना सो जाती है और प्रदीप भी आराम करने लगता है। रोज की तरह प्रदीप काम के लिए निकलता है और मन में सोचता है, ये क्या हो रहा है संजना के साथ? उसे रोज चोटें लग रही हैं, जख्मी हो रही है। आखिर ये सब हो क्या रहा है? मुझे पता लगाना होगा कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। एक काम करता हूँ, आज ऑफिस ना जाकर छुप के देखता हूँ कि आगे हो क्या रहा है। सुरेखा प्रदीप के जाते ही मन में सोचती है, क्यों ना आज इस बहू नाम की बीमारी का काम तमाम कर दूं। बेटे को तो देख ही लूंगी, पहले इस बहू से छुटकारा पाऊं। इतना सोचकर सुरेखा चूहे मारने की दवाई लाती है और अपने पल्लू में बांध लेती है। ये सब छुपकर प्रदीप देख लेता है। जिसके बाद सुरेखा अपनी बहू संजना के पास जाती है और उससे कहती है, बहू, ओ बहू, सुन तो जरा। हाँ माँ जी, कहिए ना, आप कहो तो मैं आपके लिए चाय बना दूं। सही याद दिलवाया बहू तूने। एक काम कर, आज तू बैठ, मैं तेरे लिए चाय बनाती हूँ। क्या हो गया माँ जी को, आज ही मुझे चाय पिलाएंगी? अरे नहीं माँ जी, मैं चाय खुद बना लूंगी, आप बैठिए ना, आप क्यों कष्ट कर रही हो? बोला ना मैं बनाऊंगी, बैठ चुपचाप। संजना बैठ जाती है और सुरेखा चाय बनाने के लिए चली जाती है। जिसके बाद संजना मन में सोचती है, जरा देखो तो सही, आज मेरी सास को मुझ पे इतना प्यार क्यों आ रहा है। सुरेखा रसोई में चाय बनाती है और संजना की चाय में जहर मिला देती है। ये सब होते देख संजना देख लेती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती और वापस ड्राइंग रूम में आकर बैठ जाती है। सुरेखा चाय लेकर आती है और संजना को चाय देती है। इतने में ही घर की डोरबेल बजती है और संजना दरवाजा खोलने के लिए चली जाती है। प्रदीप जी, आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? वो कहना आज कम काम था, इसलिए जल्दी आ गया।
संजना और प्रदीप आते ही ड्राइंग रूम में सुरेखा की बगल में बैठ जाते हैं, जिसके बाद संजना कहती है, आपको पता है आज माँ जी ने मेरे लिए खुद चाय बनाई है। ये सुनकर प्रदीप को ये समझते देर नहीं लगती कि चाय में जहर है, और जैसे ही संजना चाय पीने वाली होती है, प्रदीप उसे रोकते हुए कहता है, संजना ये चाय मत पीना। अरे एक तो मेरी सास ने पहली बार मेरे लिए चाय बनाई है और आप मना कर रहे हो कि मैं पीऊं भी ना। क्योंकि माँ ने इसमें जहर डाला है, अगर तुमने ये पिया तो तुम मर जाओगी। हाँ मुझे पता है कि मैं ये चाय पीने से मर जाऊंगी। क्या तुम जानती हो? हाँ प्रदीप जी, मैंने माँ जी को चाय में जहर मिलाते हुए देख लिया था, लेकिन फिर भी मैं इस चाय को पीने को बिल्कुल तैयार हूँ। तुम ठीक तो हो ना? ये कैसी बात कर रही हो तुम? प्रदीप जी, मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी अगर मेरी मौत मेरी सास के हाथों हो, क्योंकि भले वो मुझे अपनी बेटी ना माने, पर मैं जिस दिन से इस घर में आई हूँ वो मेरी माँ थी। अब मेरी एक और इच्छा है कि जब मैं मर जाऊं तो मेरी लाश को इसी घर के आंगन में गाड़ देना और उस पर एक तुलसी उगा देना, ताकि मैं हमेशा इस आंगन की तुलसी बनकर रह सकूं। माँ आपने ऐसा क्यों किया? आखिर ऐसा क्या कारण था जो संजना को मारना चाहती थी आप? देखिए माँ, झूठ मत कहिएगा, क्योंकि मैं सब जानता हूँ कि पहले भी संजना पे आपने कई बार वार किए, कई बार नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है। हाँ की है कोशिश मैंने नुकसान पहुंचाने की, पर अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मैं हमेशा ये सोचती थी कि तुम मेरे सगे बेटे नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें पसंद नहीं करती थी। मैं 1 मिनट के लिए तुम्हें तो सह सकती थी, लेकिन तुम्हारी पत्नी तो मुझे रत्ती भर पसंद नहीं थी, इसलिए मैंने उसकी कई बार जान लेने की कोशिश की है। बचपन से लेकर आज तक माँ, आपने मुझे बहुत दुख दिए, बहुत तकलीफ दी, लेकिन मैं हंस के सब कुछ सहता रहा, इग्नोर करता रहा, ऐसा बना रहा जैसे मुझे कुछ समझ ही नहीं आता कि आप मेरे साथ क्या क्या करती हो। जब भी मुझे कुछ खाने का मन होता और वो चीज घर में होती तो आप उसे कूड़े में डाल देती या किसी भिखारी को दे देती ताकि वो चीज मुझे ना मिले। बचपन से लेकर आज तक माँ, मैंने जो कुछ भी चाहा आपने सब कुछ मुझसे छीन लिया, लेकिन मैंने फिर भी कुछ नहीं कहा माँ आपको, क्योंकि मैं आपको अपनी माँ मानता था। लेकिन आज आपने तो हद पार कर दी माँ, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब तो जा रहा हूँ माँ मैं यहाँ से, हमेशा हमेशा के लिए। माँ ये घर पैसा सब कुछ आप ले लीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं जा रहा हूँ संजना को लेकर यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए। संजना सामान पैक करो, आज ही हम घर छोड़ के जाएंगे। और माँ आपको कभी भी जरूरत हो आपके बेटे की, आप आवाज दीजिएगा, मैं चला आऊंगा। आपको जो कुछ भी चाहिए होगा सब कुछ ला के दूंगा। और हाँ माँ, ये बात आप किसी को बताइएगा मत, वरना माँ बेटे के रिश्ते से सबका भरोसा उठ जाएगा। सुरेखा संजना और प्रदीप के पैरों में गिर जाती है और उनसे माफी मांगने लगती है। मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़कर मत जाओ, मेरी आंखें खुल गई हैं। माँ संजना को आपने बहुत तंग किया है, अगर आपको माफी चाहिए तो संजना से मांगिए, मुझसे नहीं। ठीक है माँ जी, मैं आपको माफ करने को तैयार हूँ, पर मेरी भी एक शर्त है। हाँ बहू बताओ ना। अगर आप मुझे 1 कप चाय बना कर पिलाओगी, वो भी नॉर्मल, जहर वाली नहीं, और वादा करे कि आप मुझे रोज 1 कप चाय बना के पिलाओगी। संजना आखिरकार तुमने ये साबित कर दिया कि तुम तुलसी हो इस आंगन की। माँ ने तुम्हारे साथ कितना कुछ किया, लेकिन फिर भी तुमने माँ को माफ कर दिया और उन्हें सजा के रूप में एक छोटी सी सजा दी। वो भी सजा नहीं, वो भी एक प्यार है। ये सुनकर सुरेखा अपने आंसू पोंछ लेती है। उसके बाद वो कभी भी प्रदीप या संजना को तंग नहीं करती और उन्हें सगों की तरह प्यार देने लगती है। ये कहानी है मिताली की सास विमला की, जो कि बहुत ही ज्यादा बेचैन रहा करती थी। वो हर बात पर बस बेचैन और परेशान ही रहती, और जब भी मिताली अपनी सास से कोई भी छोटी सी बात कहती तो उसकी सास विमला टेंशन में आ जाती और बेचैन होने लगती। ऐसा कह सकते हैं कि मिताली की सास विमला की बढ़ती उम्र भी उसकी बेचैन होने का एक कारण थी। ऐसे ही एक दिन मिताली रसोई में दूध उबाल रही होती है और दूसरी तरफ वो सब्जियां भी काट रही थी कि तभी उबला हुआ दूध गैस पर गिर जाता है, और ये सब मिताली की सास विमला देख लेती है तो उससे कहती है, अरे बहू ये क्या कर दिया सुबह सुबह तूने, ये दूध गिरा दिया। तुझे पता भी है दूध का गिरना कितना खराब माना जाता है। पता नहीं अब क्या अपशगुन होने वाला है। बहू मुझे तो बहुत बेचैनी हो रही है। माँ जी बस दूध ही तो गिरा है और मैं इसे अभी साफ कर देती हूँ। आप इतनी बेचैन क्यों हो रही हैं? और आप भी ना पता नहीं किन किन चीजों को मानती हो, ये सब कुछ नहीं होता है माँ जी। तू चुप कर जा बहू, और जरा मेरे बेटे को फोन कर, कहीं वो किसी मुसीबत में ना हो। मुझे तो बहुत बेचैनी हो रही है, दूध का गिरना अच्छा नहीं माना जाता। ठीक है माँ जी, मैं अभी उन्हें कॉल करती हूँ। मिताली अपनी सास को बेचैन देखकर अपने पति सुरेश को कॉल मिलाती है और फोन को स्पीकर पर करती हुई सुरेश से बातें करती है। सुरेश अपने ऑफिस में होता है
हेलो सुरेश, कहाँ हो तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? अरे तुम्हें क्या हो गया सुबह सुबह? और मुझे क्या होगा, मैं एकदम ठीक हूँ। तुम्हारे सामने ही तो ठीक ठाक निकला था ऑफिस के लिए। तुम ये क्यों पूछ रही हो? कुछ नहीं, बस मन थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था और माँ जी थोड़ी बेचैन हो रही थी। उनको कुछ ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए तुमको फोन करके पूछा। अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। अच्छा मुझे काम करने दो, मैं घर आकर बात करता हूँ। मिताली फोन कट कर देती है और अपनी सास से कहती है, देखा माँ जी, वो बिल्कुल ठीक है और उन्हें कुछ भी नहीं हुआ है। अब बिना बात के ही बेचैन होने लगती हैं। अब दिन पर दिन मिताली की सास विमला की बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी और अब विमला बेचैन होने के साथ साथ थोड़ी चिड़चिड़ी भी हो गई थी, जिस वजह से उसे बात बात पर गुस्सा भी आने लगा था। अपने बढ़ते गुस्से की वजह से एक दिन विमला ऐसे ही अपनी बहू मिताली के पास जाती है। मिताली अपने कमरे में सो रही थी कि तभी विमला उसके पास जाकर उससे कहती है, दिन भर बस सोती रहती है, कुछ काम नहीं है क्या तेरे पास जो आराम से सो रही है? अच्छा लगता है तुझे दिन भर ऐसे पड़े है ना? चल जाकर कुछ काम कर ले। लेकिन माँ जी, मैं अपना सारा काम खत्म करके थोड़े लेटने आई थी और मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी, तो मैं आकर कमरे में लेट गई। तू सारा काम खत्म ही जल्दी इसलिए करती है ताकि सारा दिन फिर सोती रहे। नहीं माँ जी, ऐसा नहीं है। अब मिताली अपनी सास की इस आदत से बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगती है। जैसे जैसे विमला की उम्र बढ़ती जा रही थी, उसका यूं बेचैन होना अब बढ़ता ही जा रहा था। ऐसे ही एक दिन मिताली अपने घर के बाहर सब्जी ले रही होती है कि तभी कमला उसके पास आकर कहती है, अरे मिताली, बहुत दिनों बाद देखा तुझे बाहर। कहाँ थी इतने दिनों से? क्या हुआ, तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? सब ठीक है ना? क्या बताऊँ अब तुझे कमला कि मैं कितनी ज्यादा परेशान हूँ। मेरी सास ने मुझे बहुत दुखी कर दिया है। समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करूँ मैं अपनी सास का। आखिर हुआ क्या है तेरी सास को जो इतनी परेशान हो रही है? अरे मेरी सास बस हर छोटी छोटी बात सुनकर बेचैन होती रहती है और सारा घर अपने सर पर उठा लेती है और बात बात पर इतना गुस्सा करती है। कुछ करो तब भी कोई ना कोई बात पकड़ लेती है और मुझ पर गुस्सा करने लगती है और कभी कभी तो बिना बात के ही मुझ पर चिल्लाती है। अरे मिताली, बस तू इतनी सी बात पे परेशान हो रही है? ये तो हर किसी के साथ है, क्योंकि मेरी भी सास है, वो मेरे साथ भी ऐसा ही करती है। लेकिन इन सब के पीछे की वजह बढ़ती उम्र का तकाजा है, जिसके कारण ये सब होता है। क्योंकि उम्र बढ़ने के बाद इंसान की सोच बच्चे जैसी हो जाती है। तो क्या मेरी सास अब बच्चों की तरह सोचती है क्योंकि उनकी उम्र बढ़ रही है? हाँ मिताली, ऐसा ही है। कभी कभी उन्हें खुद नहीं पता होता कि वो गुस्सा कर रही हैं और क्यों बेचैन है। इसलिए तू इन सब चीजों की चिंता मत कर, और ना ही वो इन चीजों को जान के करती हैं तेरे साथ। फिर अब मुझे उनके साथ कैसे रहना चाहिए और मुझे क्या करना चाहिए ताकि उनको अच्छा महसूस हो और उन्हें गुस्सा कम आए? देख, तो सभी चीजें कर उनके लिए। उन्हें जो चाहिए वो कर, उनको जो पसंद है वो कर, उनका ख्याल रख और एक बच्ची की तरह उनका ख्याल रख। चल मैं चलती हूँ अब। मिताली सब्जियों को लेकर घर आती है। ऐसे ही एक रोज विमला का बेटा सुरेश देर रात तक घर नहीं आता। काफी समय तक इंतजार करने के बाद जब सुरेश घर नहीं आता तो मिताली की सास विमला बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। विमला मिताली के पास जाकर उससे कहती है, अरे कैसे यहाँ बैठकर आराम से टीवी देख रही है? बिल्कुल भी चिंता नहीं है कि अभी तक पति घर नहीं आया है, वो कहाँ होगा कहाँ नहीं। माँ जी ट्रैफिक में फंसे होंगे, आ जाएंगे। पता नहीं, आज से पहले तो कभी इतना लेट नहीं हुआ सुरेश, आज ही इतना लेट हो गया। कैसे हो गया ये भी नहीं पता। कहीं उसका एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कहीं उसके पीछे गुंडे तो नहीं पड़ गए होंगे। आजकल चोर लुटेरे भी तो बहुत घूम रहे हैं। अरे जब तू टीवी देख रही है ना तो न्यूज लगा, टीवी पर अगर सुरेश के साथ कुछ हुआ होगा तो न्यूज पर आ जाएगा। माँ जी ये सब क्या बोले जा रही हो आप? ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अच्छा आप इधर आओ, आओ मेरे पास आओ। माँ जी आप इधर सोफे पे बैठो 1 मिनट। मिताली अपनी सास के लिए एक गिलास पानी लेकर आती है और उसे देते हुए कहती है, ये लो माँ जी, आप ये पानी पियो पहले और बिल्कुल शांत हो जाओ। रिलैक्स, एकदम शांत हो जाओ और मेरी बात सुनो आराम से। कुछ नहीं हुआ किसी को और ना ही होगा। आप बेचैन होना कम कीजिए, सब ठीक है अब। पर बहू वो सुरेश, वो आया नहीं ना अभी तक? हाँ माँ जी, मेरी बात हुई थी उनसे। वो अपने दोस्तों के साथ है, जिस वजह से उनको आने में समय लगेगा और अब आते ही होंगे। मिताली अब अपनी सास विमला को एक बच्चे की तरह अच्छे से समझती है।
ताकि उसकी सास विमला की बेचैनी कम हो सके और वो थोड़ा शांत महसूस कर सके। कुछ देर बाद सुरेश घर आता है। विमला अपने बेटे सुरेश को देखकर उसके पास जाती है। बेटा तू ठीक तो है ना? कहाँ लग गई तुझे? इतनी देर क्यों लगी तुझे घर आने में? तुझे पता है मैं कितना बेचैन हो गई थी। पर माँ, आप इतनी चिंता क्यों करती हो? देखो मैं एकदम ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। और होगा भी कैसे, क्योंकि मैं अपने दोस्तों के साथ उनके बर्थडे पार्टी में था, जिस वजह से मुझे आने में समय लग गया। मैंने बताया तो था मिताली को कि मुझे घर आने में देर हो जाएगी। मिताली, तुमने माँ को नहीं बताया? मैं क्यों नहीं बताऊंगी? मैंने सब बताया माँ को कि तुम्हें घर आने में देर हो जाएगी, लेकिन माँ जी को मेरी बातों पर यकीन हो तब ना। माँ जी पहले ही इतना घबरा जाती हैं और बेचैन हो जाती हैं कि उस समय इनको शांत करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। अब अपने बच्चे की चिंता भी ना करूं। अरे बेटा है मेरा, देर रात तक घर नहीं आएगा तो चिंता तो होगी ही ना, और क्या होगा। लेकिन माँ, आपका इस तरह से चिंता करना आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। अब मैं समझता हूँ कि आपको चिंता होती होगी, लेकिन अब आपकी उम्र हो गई है और आपको किसी बात की चिंता लेने या परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। इन सब के लिए मैं हूँ। कोई भी बात है आप मिताली को बोलो, लेकिन अब आप ऐसी छोटी छोटी बातों पर बेचैन होगी तो माँ कैसे काम चलेगा? लगता है अब मेरा बेटा बहुत समझदार हो गया है। ठीक है बेटा, आगे से अब नहीं होया करूंगी परेशान। लेकिन एक बात ये भी सुन अपनी माँ की कि उसके लिए उसका बच्चा हमेशा बच्चा ही रहता है। तो मेरा कितना भी ख्याल रख, लेकिन चिंता तो हो ही जाती है। मिताली अब अपनी सास को धीरे धीरे समझने लगी थी और उसके बेचैन होने पर उसे अच्छे से संभाल भी लिया करती। सुनंदा एक गरीब विधवा औरत थी जिसने अपने पति की मौत के बाद अपने बेटे नमन और बेटी निधि को बहुत प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया था। वो खुद भूखी रहती, लेकिन अपनी बेटी और बेटे का पेट भरती। वो एक फैक्ट्री में सिलाई का काम करके अपना घर चलाया करती थी। ऐसे ही एक दिन नमन और निधि सुनंदा के पास आते हैं और उससे कहते हैं, माँ, मुझे 1000 रुपए चाहिए। वो अपने दोस्तों के साथ बाहर जा रहे हैं घूमने के लिए। आप ना जल्दी से दे दो, ताकि ना मैं जल्दी से निकल जाऊँ। मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे हैं। माँ, इसको तो बस अपने दोस्तों के साथ घूमने के अलावा कोई काम नहीं आता है। मैं पार्लर जा रही हूँ, आप मुझे 2000 रुपए दे दो, देर हो रही है। अच्छा निधि की बच्ची, यहाँ पहले मैं आया था और मैंने पहले पैसे मांगे थे, तो पहले हक मेरा बनता है। तू चुपचाप से यहाँ से चली जा। ज्यादा मत बन। अगर मैं सुंदर नहीं दिखी तो मेरी शादी नहीं होगी, इसीलिए मेरा पार्लर जाना जरूरी है। तू अपने दोस्तों के साथ बाद में घूमने जा सकता है, समझा तू? सुनंदा अपने बेटे बेटी को आपस में बहस करता हुआ देखकर अपने माथे पर हाथ रख लेती है और एक लंबी सांस लेते हुए कहती है, बस बस मेरे बच्चों, तुम समझने की कोशिश करो। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुम दोनों को ही पैसे दे पाऊं। जो पैसे रखे हैं उससे घर की बिजली का, पानी का बिल भरना है। सुनंदा ये बोलकर अपने काम पर निकल जाती है। जिसके कुछ देर बाद नमन चुपके से सुनंदा के कमरे में जाकर उसके पर्स से 1000 रुपए निकाल लेता है और वहाँ से चला जाता है। और निधि भी चुपके से जाकर 2 की जगह 3000 रुपए निकाल कर कहती है, माँ भी ना इस पर्स में 3000 पड़े हैं, मुझे दे नहीं सकती क्या? कोई बात नहीं, मैं ही अब पूरे 3000 रुपए ले जाती हूँ। निधि ये बोलकर पर्स से 3000 रुपए लेकर चली जाती है। जिसके बाद अगले दिन सुनंदा बिजली पानी का पैसा भरने के लिए पर्स खोलती है तो वो खाली था। और ये देखकर वो अपनी बेटी और बेटे को अपने पास बुलाती है और कहती है, निधि, नमन, सच सच बताओ, तुम दोनों ने मेरे पर्स से पैसे लिए हैं क्या? मेरे पर्स में 4000 रुपए थे, अब नहीं है। मैंने निकाले तब तो 3 थे, फिर माँ 4 क्यों बोल रही है? लगता है माँ झूठ बोल रही है या भाई ने पैसे निकाल लिए हैं। मैंने तो बस 1000 रुपए लिए थे, बाकी कहाँ गए? जिसके बाद निधि और नमन अपनी चोरी से बचते हुए कहते हैं, माँ आप तो रहने ही दीजिए, आप खुद ही पैसों को इधर उधर रख के भूल जाती हो, फिर हमारे आगे चिल्लाती हो। हाँ हाँ भैया सही कह रहे हैं, माँ को तो आदत हो गई है चिल्लाने की। चलो हम यहाँ से चलते हैं। निधि और नमन वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद सुनंदा अपने बच्चों की हरकतों को समझ जाती है कि चोरी उसी के बच्चों ने की है और वो रोते हुए कहती है, आखिर क्या परवरिश में कमी थी मेरी, जो मेरे बच्चे चोरी भी करने लगे, मुझे झूठा बताकर सुनाने भी लगे। हे भगवान, आखिर किस जन्म की सजा दे रहा है तू मुझे? सुनंदा ये बोलती है और अब बिजली पानी के पैसों के लिए अपने फैक्ट्री में ओवर टाइम करने लगती है। वो पैदल फैक्ट्री जाती ताकि कुछ पैसे बचा सके और इस तरह वो बिजली पानी का बिल भी भर देती। दिन बीतते हैं
और एक दिन निधि शराब के नशे में चूर घर आती है, वो भी नमन के साथ। दोनों सही से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। उनकी ऐसी हालत देखकर सुनंदा कहती है, निधि ये सब क्या है? मैंने तुझे ऐसे संस्कार दिए हैं क्या? अरे माँ, जब देखो आप हाई वॉल्यूम में शुरू हो जाती हो। काश आपका कोई म्यूट बटन होता। सर दर्द करके रख दिया आपने तो। हाँ भैया, ये ऐसी माँ है जो अपने बच्चों की खुशी देख ही नहीं सकती, बल्कि अपनी बच्चों की खुशी से चिढ़ती है ये। हाँ, पीकर आए हम दोनों तो क्या हो गया? अब क्या खाना पीना भी छोड़ दे? एक तो वैसे भी पापा हमारे लिए कुछ भी छोड़ के नहीं गए। अब जितना है उतने में हम खुश रहने की कोशिश करते हैं, तो आपको उससे भी परेशानी है? क्या भैया, आप भी यहाँ खड़े होकर किनके साथ टाइम वेस्ट कर रहे हैं? चलिए अंदर चलते हैं। निधि और नमन अंदर चले जाते हैं, जिसके बाद सुनंदा फिर एक बार अपने भाग्य को कोसने लगती है। ऐसे ही गरीब माँ की बिगड़ी औलाद उसे परेशान किया करती और नीचा दिखाया करती। एक दिन एक कर्जदार उनके घर के दरवाजे पर आकर कहता है, अरे बहन जी, तुम्हारे बीमार पति ने मरने से पहले मुझसे 1 लाख रुपए का कर्ज लिया था, जो अब 2 लाख हो गया है। मुझे मेरा सब पैसा वापस करो, और वो भी आज के आज ही और अभी के अभी। भाई साहब, मैं इतने पैसे कैसे वापस कर पाऊंगी? आप तो सब जानते हैं ना, मैं सिलाई कढ़ाई करके अपने घर का खर्चा चलाती हूँ। सब जानता हूँ, तभी यहाँ पैसे मांगने आया हूँ। तुम्हारे बच्चों को शराब पीने की आदत है और उसके लिए तुम्हारे पास पैसे है, और मेरा कर्ज वापस करने के लिए नहीं। राम राम राम, कैसा जमाना आ गया है। भाई साहब, थोड़ा समय और दे दीजिए, मैं आपके पैसे जल्दी ही वापस कर दूंगी। मैं तुम्हें सिर्फ 2 दिन का समय देता हूँ। अगर पैसे नहीं दिए तो निकल जाना यहाँ से। तुम्हारे घर पर मैं कब्जा कर लूंगा। सुनंदा को कुछ समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे। उसे अपनी बेटे से ज्यादा उम्मीदें नहीं थी, जिसके बाद वो अपने कमरे में जाकर अपनी साड़ी से फांसी का फंदा लगाकर मरने की कोशिश करती है। तभी वहाँ उसका बेटा नमन और निधि आ जाते हैं, और नमन अपनी माँ को रोककर उसके गले से रस्सी निकालकर कहता है, माँ, ये आप क्या कर रही हैं? आखिर ऐसी क्या जरूरत आ गई? ऐसी भी क्या मुसीबत आ गई जो आपको इतना बड़ा कदम उठाने का सोचना पड़ा? हाँ माँ, आपने एक भी बार अपने बच्चों का नहीं सोचा कि वो आपके बिना कैसे रहेंगे? आप हमको छोड़कर जाने के बारे में कैसे सोच सकती हैं? मैं क्या करती मेरे बच्चों, तुम दोनों मेरी मजबूरी को समझने के लिए तैयार ही नहीं थे, और मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं बचा था। कल को कर्जदार आकर हम लोगों को हमारे घर से निकाल देता तो मैं ये नहीं देख पाती। माँ, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? कोई आपको हमारे घर से नहीं निकालेगा, आप परेशान मत हो। हाँ माँ, मेरे रहते मेरी माँ की आंखों में आंसू आए, ये नहीं देख सकती मैं। आप फिक्र ना करें, आपके दोनों बच्चे सब संभाल लेंगे। निधि और नमन ये कहकर अपने सभी बिगड़े दोस्तों से आर्थिक मदद मांगते हैं। निधि और नमन को सच्चे और असली दोस्तों की पहचान ये बुरा वक्त करवा देता है, जिसके बाद उनका एक स्कूल का दोस्त उन्हें 2 लाख रुपए उधार देता है। देखो, मैं तुमको ये उधार दे तो रहा हूँ, लेकिन मेरा पैसा समय पे वापस कर देना। तू चिंता मत कर भाई, मैं और निधि ना खूब मेहनत करेंगे और तेरे सारे पैसे तुझे वापस कर देंगे। रोहन, तुमने हम दोनों की मदद करके ये साबित कर दिया कि तुम हम दोनों के सच्चे दोस्त हो। जिसके बाद वो उन पैसों को कर्जदारों को देकर अपना कर्जा चुका देते हैं, और उसके अगले दिन नमन और निधि सुबह जल्दी उठकर सुनंदा से कहते हैं, माँ, मुझे आशीर्वाद दो, आज मेरी नौकरी का पहला दिन है। तुझे क्यों? माँ पहले मुझे आशीर्वाद देगी, उनका बड़ा बेटा हूँ मैं। अरे तुम दोनों और नौकरी, ये सूरज कहाँ से निकला है? आज ये क्या हो रहा है मेरे घर में? माँ, भैया ने किसी दोस्त की कंपनी में अप्लाई किया था, तो मैंने भी कर दिया और हम दोनों का सिलेक्शन हो गया है। मेरे बच्चों, मुझे बहुत खुशी है कि तुम दोनों को अपनी असली जिम्मेदारी का एहसास हो गया। भगवान हमेशा तुम्हारा साथ दे और हर बुराई से तुम्हारी रक्षा करे। अब चलो निधि मैडम, देरी हो रही है। अब क्या पहले ही दिन काम पे लेट पहुंचना है? नमन और निधि ये कहकर काम पर निकल जाते हैं, जिसके बाद सुनंदा ये देखकर बहुत खुश होती है कि आखिरकार उसके बच्चों को अपनी जिम्मेदारी समझ आ गई है, और गरीब माँ की बिगड़ी संतान अब सुधर चुकी है। और ये देखकर सुनंदा बहुत खुश थी, और खुशी से उसकी आंखें भर आती है। जिसके बाद वो खुशी खुशी अपने बच्चों के साथ रहा करती, और अब उनकी आर्थिक स्थिति भी सुधर जाती है।